है उस वेव को बोलते हैं जो कंटिन्यूसली आगे ट्रैवल करते जाती है। वो ट्रांसफर भी हो सकती है, लॉन्जिट्यूडनल भी होती है। आज इसका ही एक नीचे का पार्ट है वो कंटिन्यू करना है। एक्चुअली ये पार्ट को ना ऐसा लिखना चाहिए था, इक्वेशन ऑफ वेव। मेरे हिसाब से इसकी एक साइड हेडिंग बननी चाहिए और इसका नाम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दिखाई दे रही है, नीचे भी अच्छी खासी इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, राइट साइड भी इक्वेशन दिखाई दे रही है ना। ये डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसके पीछे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है जो दिखाया ही नहीं गया। तो अभी यही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो दिया है, हम लोग इसको डेरिवेशन में कवर करते। क्या लिखा है, यू माइट रिकॉल दैट व्हेन अ मैकेनिकल वेव passes through a elastic medium, the displacement of any particle of medium at space at point x at time t is given by expression। अब ये नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी। अभी ये कैसे आया, फिर ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुई, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं चैप्टर में। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये काफी डायरेक्ट जनरेट किया है। हम इसको हम लोग साइड हेडिंग क्या दे रहे, इक्वेशन ऑफ वेव। मैं पेज के दो हिस्से कर देता हूँ। तो पहला चीज, अब एक वेव की इक्वेशन है तो पहले अपन वेव ही बना लेते हैं। ये है अपनी वेव, ठीक है। अब ये जो वेव है वो मेन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ये जो डॉट दिखाई है क्या है, डॉट पार्टिकल्स है, ठीक है। यानी जब पहली वेव बनती है तो पहली वेव ट्रैवल नहीं करती, ये वेव दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देती है जिससे वो अपनी खुद की वेव बनाता है। इस तरह से समझ रहा है फरहान, साइमा? फिर ये बाजू वाले पार्टिकल को एनर्जी देता है तो वो भी अपनी वेव बनाती है, बरोबर। इससे ये समझ में आ रहा है कि जब तक पहली वेव आगे वाली वेव को एनर्जी नहीं देगी, जब तक दूसरी वेव नहीं बनेगी, जब तक तीसरी वेव भी नहीं बनेगी। समझ गए? तो अगर इसमें मैं बोलूं, मान लो मैं तुमको एक सवाल देता हूँ, देखो पहले पार्टिकल ने जीरो मेन पोजीशन से यहाँ तक वेव बनाई, ठीक है। और मैं बोलूंगा चलो बताओ कि यहाँ तक वेव बनने में कितना टाइम, या यहाँ तक जो वेव बन रही है उसका एंगल क्या रहेगा। वैसे मैंने एंगल लिख दिया तो उसको मैं हाइड कर देता। मैं बोलूंगा यहाँ तक जब एंगल बन रहा है, ठीक है, या मैं एक रैंडम ले लेता हूँ, यहाँ तक तो 2 पाई होता है। आगे मैं ऐसा जाता हूँ और अचानक मैं रुकता हूँ इधर पे और बोलता हूँ चलो बताओ ये जो प्लेस है ना, इधर पे एंगल कितने का बनेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अब जाहिर बात है जब तक वेव पाए पे जाएगी तो वहां पे वेव बनेगी, पाए पे बनने के बाद वो आगे वाली वेव को एनर्जी देगी जिससे वहां पे वेव बनेगी। अब वेव कब तक यहाँ नहीं बनेगी, जब शुरुआत में पाए पे वेव बनी तो क्या यहाँ पर भी वेव बनी थी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का हमें फेस पता करना है। हाँ साइमा फरहान? नहीं, अभी हाँ तो सर। वेव पीछे ही है, ये तो वही हो गया जहाँ पे धमाका हो वहां पे पहले वेव बनेगी, उसके बाद ये वैसे से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ेगी, बरोबर। तो उस वक्त यहाँ पर जो वेव थी वो नहीं बनी थी। अब मैंने रैंडम दिया, मतलब बोला चलो बताओ रैंडमली ये डिस्टेंस का मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फेस बताओ, एंगल कितने का। अब नहीं पता, जब भी फेस एंगल नहीं पता होगा तो वहां पे कंसिडर क्या करने का, डेल्टा कंसिडर कर लेगा। क्या करने का, ये देखो डेल्टा का सिंबल मैंने बताया, मुझे नहीं पता इसका एंगल क्या है, ठीक है। मुझे उसका सिर्फ डिस्टेंस पता है, पाथ पता है, लेकिन एंगल नहीं पता। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो हम लोग वो जो किताब में दिया है ना वो छोटा सा, उसको ही कवर करें। तो यहाँ पर दूसरा ये अपना वाई एक्सिस है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ये अपना एक्स एक्सिस है ना, इसी पे अपनी वेव ट्रैवल कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। दूसरा चीज, अब यहाँ पर जो वाई पार्टिकल है इस पे ही अपनी वेव क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, चेंज इन पोजिशन करी। वेव कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, अप डाउन है ना, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पे डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे डॉट बनाए थे ना, ये वेव के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, जैसे मैंने इस पार्टिकल का मुझे डिस्टेंस और उसका फेज पता करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ ना कुछ तो टाइम होगा ना जिस टाइम पे हम लोग इस पार्टिकल का फेज पता कर रहे हैं, जिसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। और वाई क्या चीज है यहाँ पर वाई डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जिसको हम लोग इक्वेशन से अपन इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं। कैसे जाहिर करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी।
अब बोलेंगे सर ये क्या है, ये मैथ की इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या बताती है, अब हम लोग ये इक्वेशन ये बताती है कि शुरुआत में जो डिस्प्लेसमेंट है जो y है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे निर्भर करता है। इसका मतलब यही होता है ना फंक्शन का कि y इज डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, बट डिस्टेंस और टाइम y पे निर्भर नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर नहीं करते। बरोबर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को मान लो कि पार्टिकल का इक्वेशन बनाना है, तो वो क्या होगा इक्वेशन, तो ऑसिलेशन में ऑलरेडी अपने को एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन पता है। क्या है वो इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब मान लो इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो पोजीशन से, तो फाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। दूसरी चीज, आपने इस इक्वेशन में डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, वाई से, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह क्या ले लूंगा, वाई ले लूंगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। फाइव मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइव जीरो है, शुरुआती वेव में देख रहा हूँ कि शुरुआती वेव जीरो की डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए फाइव की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। चूंकि पार्टिकल जीरो से यानी मेन पोजीशन से शुरू हो रहा है, इसलिए एंगल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को अपन वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो मान लो एक पार्टिकल है, अब मैंने इस पोजीशन से, ये चलो ये पहली इक्वेशन बन गई जर्नल इक्वेशन। अब मान लो एक पार्टिकल है जो मेन पोजीशन स्टार्ट कर रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, वहां पे रुक रहा है। अब पार्टिकल ऑसिलेट करने का इसकी एनर्जी, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि पहला पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है, जब दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, फिर आगे वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ वो जो पार्टिकल है जिसका फेज पता करना है, उसको फेज को मैं कंसिडर करता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कि नहीं, जाता नहीं है क्या, हाँ ये माइनस डेल्टा। अब माइनस क्यों लगाया हूँ, तो पहला पार्टिकल का मैंने मेन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लिया, है ना, ये पार्टिकल पॉजिटिव रखा मैंने, उस पार्टिकल का एंगल, पर दूसरा पार्टिकल कब तक ऑसिलेट नहीं करेगा, ये डेल्टा कब तक ऑसिलेट नहीं करेगा ऑपरेंट, जब तक पहले पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेंगे, यानी पहले पार्टिकल जब पॉजिटिव रहेंगे उस वक्त डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव ही रहेगी, क्योंकि अभी तक वहां पे वेव क्रिएट हुई ही नहीं है, वहां पे अभी भी क्या हालत है उसकी, निगेटिव है, वहां पे वेव अभी तक बनी नहीं है, कम वेव है, अभी तक जनरेट नहीं हुई। ये जब वेव आगे ट्रैवल करेगी तब इसमें वेव जनरेट होगी, इसलिए हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस नेगेटिव साइन से। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं सर। पक्का। अब हम लोग को हाँ। पहले से हम लोग जानते हैं कि पहली जो वेव है जिसको हम लोग ने कंसिडर किया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेन पोजीशन से शुरू हो रही है, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे करती है, एक कंप्लीट एस बना के करती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, तो हम लोग को एक वेवलेंथ की वैल्यू पता है, एक वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई। अब मुझे, मैं बोल रहा हूँ चलो बताओ, एक वेवलेंथ की जो डिस्टेंस, एक वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक वेव का जो कितना होता है, 2 पाई। तो बताओ एक्स का डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्स तक जो वेव जा रही है उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो रहेगा डेल्टा, वो तो पता ही नहीं ना। अब क्या करेंगे, एकदम आसान है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, समझ गए, डेल्टा को इधर ही रहने दो, बाकी को एक साइड ले लो, तो मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लेमा। समझ रहा है क्या कर रहा हूँ, आप क्या करो, अजम्पशन करते हैं, लेट 2 पाई अपॉन लेमडा इज के, ऐसे ले लो ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए, तो ये हो जाएगा के एक्स। समझ रहे हैं, तो मुझे अभी फेज की एक फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले के जरिए मैं वो फेज का एंगल पता कर सकता हूँ ना, तो ये लूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। तुम्हारी बुक में माइनस के एक्स नहीं प्लस के एक्स दिया, देखो मैं दिखाता हूँ, बोलेंगे सर अरे सर के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपने लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपका फॉर्मूला अलग कैसे आ गया सर, है ना, तो इसको सही करते हैं। अब इसके फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है मेरे फॉर्मूले में और जो बुक में दिया, तो उसके लिए मेरे को ऑसिलेशन समझाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट समझा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, डन क्लियर। लेफ्ट साइड को मेरे को रफ करना पड़ेगा, मेरे को प्लेट चाहिए, समझे यहाँ तक। अरमान, अरमान हाँ तो है सर। ही नहीं, अरमान है, अरमान नहीं है ना, अरमान, हाँ सर, वो कब से। अरे है अरमान, अरे वाह, कब से मैं रिप्लाई दे रहा, तू आवाज ही नहीं दे रहा। ठीक है,
अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। वापस से मैं रिपीट करूँ, फरहान के लिए रिपीट हो रहा है, बाकियों को तो आए नहीं थे लेक्चर में, रिवीजन डाउट सेक्शन में। देखो मैंने क्या बताया, अगर आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हो तब हम लोग फॉर्मूला लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का ए साइन प्लस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप मेन से लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हो तब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं y इक्वल टू ए माइनस ए साइन ओमेगा टी। फर्क समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन जो टेक्स्ट बुक में दी है वो कैसी दी है, मेन से मतलब क्या है, मेन से आप नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन का फॉर्मूला दिया है तुम्हारी बुक में। तो अगर मैं मेन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या इक्वेशन में से मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगाया, समझा यहाँ पे कई। अब ये माइनस को अंदर पुट करो, तो अंदर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए साइन माइनस ओमेगा टी, माइनस हो गया, ये माइनस माइनस बिकम प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो अभी ये टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला बन गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझा कैसे निकाला ये फॉर्मूला? अब आपने को ये फॉर्मूला बनाना है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इधर का, ये कैसा आया वो देखते हैं, है ना। ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी कैसा आया ये देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है तुम लोग को किस तरह से मैंने क्रिएट किया ये फॉर्मूला? हाँ सर। अब दूसरा है कि तुम्हारे बुक में एक और इक्वेशन लिखी है इस तरह से, y इज इक्वल टू एक्स कॉमा, जहाँ पे मैं सिर्फ y लिख रहा हूँ वहाँ पे एक्स कॉमा टी भी लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा है? हम लोग वो डिस्टेंस टाइम बेस पे निकाल रहे हैं ना, तो ऐसा लिखो या सिर्फ y भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसका इक्वेशन क्या लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये भी एक इक्वेशन लिखी है। अरे तुम बोलेगे सर माइनस का प्लस कैसे हुआ? चलो ये इक्वेशन तो तुमको समझ में आई, ये इक्वेशन कैसा है? तो एकदम सिंपल इक्वेशन है। देखो हम लोग कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वेव के अंदर कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर हम लोग मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हम लोग हमेशा क्या सिंबल लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो पहले वाले में नेगेटिव ही लिखा है क्योंकि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। समझ में आया? अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जाओगे तो माइनस लगाना, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो प्लस लगाएंगे। समझ में आया दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूला कैसे बना? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। क्लियर है? कोई डाउट है? ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये राइट हैंड डायरेक्शन है पॉजिटिव, और ये जो इक्वेशन बनी ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन एक्सिस के बेस पे बनी, इसलिए नेगेटिव साइन लगा यहाँ पे। क्लियर है साइमा? तो देखो ये इक्वेशन भी हम लोग समझ गए, ये कैसे बनी ये इक्वेशन। अंडरस्टूड? इजी इक्वेशन, काफी डीपली हाँ जाना सर। पड़ा। अब तुम लोग को समझ में आएगा टेक्स्ट बुक ने कितना खाचा मारा है। इसने डायरेक्ट यहाँ से और वीटी भी बताया, तो वीटी की जगह मैंने टाइम से बताया ना, यहाँ पे टाइम के साथ स्पीड भी दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप टाइम के साथ स्पीड भी दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है ना। कि ये एक फॉर्मूला कैसे निकाला, ये v इज इक्वल टू एक्स अपन टी है ना, तो उसके जरिए इसने किया है। फिर क्या किया, डिस्टेंस क्या हो जाता है, वीटी हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस ही अपन दिखा रहे थे, वीटी नहीं दिखा रहे थे। यहाँ पे इसने डिस्टेंस को वीटी से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो बोलेंगे अरे सर यहाँ पे तो दो दो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे भी वीटी की जगह पे भी एक्स लिख देते हो तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पे एक चीज और चीज बतानी है कि यहाँ पर एक डिस्टेंस है तुम्हारा। देखो अगर मैं वापस से वो इक्वेशन को समझाऊं तो एक डिस्टेंस है आपका ये वाला, जहाँ पे एक कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है ना, उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा डिस्टेंस वो वाला डेल्टा फेज का जिसका तुम्हें एंगल नहीं पता, उसका डिस्टेंस है। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना एक्स, यहाँ पे जो आप जो एक्स लिखोगे ये वीटी की जगह पर, वहां पे आप लोग एक्स डैश लिखोगे। समझ गए? दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है। अंडरस्टूड? क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फरहान साइमा, हाँ सर। हाँ। दो डिस्टेंस है, दोनों को जीरो मत कर देना, वो दोनों अलग अलग डिस्टेंस के बेस पर है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारे देखो फॉर्मूले भी दिए फ्रिक्वेंसी के, बहुत सारी चीजें की है जो मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। इक्वेशन अलग चीज को एक्सप्लेन कर रहा है और अंदर ऐसा ही यूनिट बताया है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, उसको भी ना एक साथ मर्ज कर दिया है। समझे? तो यहाँ पे बहुत बड़ा खांचा मारा है, डायरेक्ट फटाफट इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन कैसे आई उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको क्या लग रहा है बच्चे समझ जाएंगे, अरे प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी वो लोग ने समझा है। ठीक है, पर उनको पता नहीं कि अपने पास कुछ ऐसे भी बच्चे जो मीरा रोड में भी पढ़ते हैं ना, तो उसने वो चीज पे ध्यान ही नहीं दी है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ रे।
मतलब उसको देना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। डीपली जितना देगा उतना अच्छा रहता। ये भी नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉजिक, सुपर पोजिशन है। कल शायद मैंने सुपर पोजिशन भी एक्सप्लेनेशन किया था, करेक्ट ना। अभी यहाँ पे सुपर पोजिशन का इतना डिमांड क्यों है? तो देखो अरमान को यहाँ पे फेवरेट रहेगा, अरमान की एग्जांपल ही, अरमान नहीं मतलब सभी बच्चों के लिए। सपोज यू विश टू लिसन योर फेवरेट म्यूजिक, अगर तुमको अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे अदर साउंड सराउंडिंग में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मान लो तुमने एक घर में स्पीकर लगा दिया 10 वॉट का, टीवी पे लगाया, ठीक है, और घर में मम्मी डैडी भी झगड़ा कर रहे हैं, यार क्या तुम खाना नहीं बनाती अच्छा। बोले यार मैं क्या करूँ, अपनी पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और यहाँ पे बच्चा बेचारा टीवी देख रहा है। अब 10 वॉट में इसको क्या आवाज आएगी, टीवी की अच्छी आएगी क्या? अब उसको क्या करना पड़ेगा? ये माँ बाप के झगड़े भी नहीं इसको सुनना है, उसका ध्यान सिर्फ टीवी में लगाना है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, मोबाइल लेगा और मोबाइल में हेडफोन लगाएगा और उस हेडफोन को कान में लगा देगा। हेडफोन कान में लगाने पे क्या हो रहा है, जो बैकग्राउंड का साउंड है वो ब्लॉक हो जा रहा है, और उसको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लवर जनरेशन को सिर्फ हेडफोन की आवाज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मोबाइल में कुछ तो होगा, मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है कि मोबाइल जो बाकी जो वेव है उसको डिस्कनेक्ट कर रही है, डिस्ट्रक्टिव बना रही है, और सिर्फ जो साउंड मोबाइल से निकल रहा है उसको ही सिर्फ उसके कानों तक पहुंचा रही है। तो ये कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग सुपरपोजिशन वेव के अंदर समझेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी नोट्स में, इसमें थोड़ा सा वापस से रिपीट कर ले, ठीक है, क्योंकि अपन ऑर्डर में जा रहे हैं ना, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है, मान लो दो वेव, चलो एक ये वेव लेता हूँ, और आगे लिखा है टू और मोर वेव, चलो एक और वेव बना देता हूँ, मोर मतलब और बना सकता हूँ, बोला टू या दो से ज्यादा वेव एक मीडियम से ट्रेवल कर। ऑफ कोर्स यहाँ पे साउंड की बात करें तो साउंड को मीडियम चाहिए रहता है, और पासिस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है कि ये क्रिस कर रहा है तो ये भी क्रिस कर रहा है, ये ट्रफ कर रहा है तो ये भी ट्रफ कर रहा है, ये जब इस पॉइंट पे आया ये भी इस पॉइंट पे आया, मतलब दोनों साथ में पास हो रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट प्रेजेंस ऑफ अदर वे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव ऐसी जा रही है तो दूसरी इसके उल्टा अपोजिट जा रही है, बरोबर, ये भी हो सकता है। तो बोले अगर तुमको इन वेव का रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेव को वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम का मतलब ऐड भी करो और उसके वेक्टर पे भी ध्यान दो, क्या दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है? हाँ फरहान साहिमा, ये दोनों देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही है। तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर में क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। आई होप तुमको डेफिनेशन समझ में आया होगा कि अगर आपको दो वेव दिए, दो या दो से ज्यादा, हो सकता है दोनों वेव सेम हो सकता है दोनों वेव का जाने का डायरेक्शन एक, जाने का डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, पर उनका एम्पलीट्यूड मान लो सेम नहीं है। देखो एक क्रिस तरफ करते हुए जा रही है तो एक तरफ क्रिस करते हुए जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप इनको इन दोनों वेव का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज निकालना है, तो इन दोनों वेव को ऐड करो विथ वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन पे भी ध्यान देना कि इनका डायरेक्शन कैसे, तो आपको जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों वेव का रिजल्टेंट आएगा। समझ गए? कोई डाउट यहाँ पे? अच्छी एक एग्जांपल भी नहीं दी है, सर। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, इसको भी समझते हैं। ये एग्जांपल में क्या बोला क्या है कि तुम लोग ने देखा होगा जो सिंगर होते हैं यूट्यूब पे, वो कितने सिंगर आ गए है ना, तो उन लोग एक स्पेशल टाइप का हेडफोन यूज करते हैं। जैसे तुम लोग ने ये गुरु, ये ना आईटी गुरु का चैनल बहुत सारे देखो, कैरी मिनाती ले लो है ना, ये लोग बहुत फेमस चल रहे हैं, आशीष चंचलानी। तो इन लोग का जो ऑडियो क्वालिटी होता है, तुमने देखा जरा भी बैकग्राउंड की वॉइस नहीं आती जब इन लोग रिकॉर्डिंग करते हैं सॉन्ग या कुछ भी बातचीत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास जो हेडफोन होता है उसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन होता है। तो अगर तुम बोलेगे सर नॉइज कैंसिलेशन मैं कैसे लूँ, तो कोई टेंशन नहीं, ब्राउजर ओपन करो या अमेजन की ऐप ओपन करो और उसमें से खरीद लो। ये ऐप जो आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेडफोन विथ माइक, है ना, मुझे ऐसा हेडफोन चाहिए जो नॉइज कैंसिलेशन के है ना। चलो देखता हूँ कितने का आता है। देखो जैसे मिलेगा 6,000, 59,000, 60,000 के भी आते हैं, बहुत महंगे महंगे भी है, 6,000 भी बहुत कॉस्टली है, सोनी का भी है ना। तो ये सारे इनमें है क्या ऐसी चीज जो इन लोग इतना डिमांडिंग हो गया? तो पहला चीज ये बैकग्राउंड का नॉइज कैंसिल करते हैं, पर क्या ऐसा क्या फिनोस, आपने तो फिजिक्स पढ़े ना, तो डीपली नॉलेज चाहिए। तो बोले दे डिटेक्ट एम्बियंट नॉइज। एम्बियंट नॉइज का मतलब क्या होता है, ये जो हेडफोन होते हैं ना, ये जो 6,000 20 के रहते हैं, इनके अंदर एक डिवाइस लगा होता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये एम्बियंट नॉइज जो बैकग्राउंड नॉइज होती है ना, उसको डिटेक्ट कर लेते। चलो डिटेक्ट किया, अब नीचे लिखा है एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसके अंदर, ठीक है।
जो उसके एयर पीस के अंदर ही इनसाइड होता है। ये क्या करता है, जो साउंड वेव फॉर्म होती है, जैसे आप मान लो आपके बैकग्राउंड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक बच्चा है बेचारा, उसको साउंड सुनना है, घर में बहुत आवाज आ रही है, ये उसने लगा लिया वॉक में, या उसको कोई बात करना है ना, यूट्यूबर बनना है बेचारे को, है ना, गेम वेम खेल रहा है, और घर में पीछे पेरेंट्स लोग झगड़ा कर रहे हैं, अरे बच्चे ने लुटा दिया, हमें कितना खर्चा करवाया कंप्यूटर में, ये सब में। तो अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नॉइज कैंसलेशन मिलेगा, ताकि माइक से भी अगर बोले तो घर की आवाजें ना जाए, बरोबर। तो इसके जो डिवाइस है माइक के अंदर एक चिप लगाई, ये क्या करता है, घर की जब झगड़ा हो रहा है मान लो, तो इसकी कुछ ना कुछ वेव बनती होगी, बरोबर। तो ये डिवाइस भी क्या करता है, बिल्कुल हूबहू इसके अपोजिट एक वेव बनाता है। ध्यान दो, इसके अपोजिट, अब मैंने बताया था जब दो अपोजिट वेव बनती है तो लूप बनता है, और लूप क्या करता है, दोनों वेव को कैंसिल कर देता है, समझ गए। तो ये जो डिवाइस है उसकी हूबहू एक अपोजिट वेव बनाएगा, और इस वेव को, जो झगड़े वाली वेव आ रही है, उसको कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए इस टाइप के डिवाइस में एंटी साउंड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये अपोजिट वेव बनाता है और उसको कैंसिल करेगा, और सिर्फ तुम्हारी आवाज ही जाएगी, बाकी कोई सराउंडिंग आवाज, पंखे की नहीं, झगड़े की नहीं, किसी की भी आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एंटी साउंड एयरफोन में ऐड किया जाता है ताकि जो भी नॉइज है उसको कैंसिल कर सके। इवन हेडफोन नहीं, अपने जो अपन सुनते हैं ना गाना, उसमें भी इस तरह का फीचर लगाया जाता है ताकि आपको सिर्फ गाने की आवाज आए, बाकी बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ भी ना समझ में आए, ठीक है। तो एक्चुअली ये फिनोमेना काम कैसे कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। दो वेव क्या हो रही है, आपके घर में आवाज जो आ रही है और माइक के अंदर जो वेव क्रिएट हो रही है, ये दोनों आपस में से टकराती है। अब टकराने से क्या होगी, एक चीज हो जाएगी, या तो ये वेव आवाज बढ़ जाएगी या तो ये आवाज घट जाएगी। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि जो बैकग्राउंड से आवाज आ रही किर किर किर, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने जब पढ़ाया था नोट से, तो वहां पे तुम लोग को अलग डायग्राम दिखा होगा, बरोबर ना, और इधर पे जो डायग्राम है वो अलग है कि नहीं अलग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लो दो वेव है, तो मान लो ये है वेव y1 जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और दूसरी वेव है y2, ठीक है। अब ये इस तरफ बढ़ रही है और ये इसके अपोजिट में बढ़ रही है। टाइम उस वक्त t0 सेकेंड। पहला कंडीशन समझ में आ रहा है, साइमा, फरहान, अरमान, फैज, यहाँ तक कोई डाउट। अब नहीं जैसे सर। जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे देखो ये दोनों वेव का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। टाइम t2 सेकेंड में ये वेव और करीब आ गई है ना। और टाइम 3 सेकेंड में ये दोनों वेव, देखो ये क्रिस्ट है तो ये भी क्रिस्ट है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों क्रिस क्रिस आपस में मिल रही है। जब दोनों सेम टाइप की वेव, जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिसका क्रिस क्रिस कर रही हो, सेम कर रही हो, तब ये दोनों वेव जब मिलेगी तो एक बड़ी सी वेव बनेगी। यहाँ पर अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर अगर वेव सेम टाइप वेव क्रिस से मिल रही है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बनने वाली वेव कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव वेव है, एडिशन वेव है ना। अब ये आपस में मिलने के बाद वापस से कुछ सेकंड के बाद अलग हो जाएगी, फिर डिस्टेंस से को दूर होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया। ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिस क्रिस मिले, ट्रफ ट्रफ में मिल सकती है एक वेव, और दूसरी वेव का अगर ट्रफ आपस में मिलता है, ठीक है, इसको भी पूरा वेव बना देते हैं। अगर दो वेव आपस में ऐड होती है तो बनने वाली एकदम बड़ी सी वेव बन जाती है, समझ गए। तो यहाँ पर भी एक्चुअली वही हैपन होगा। समझ में आया, कोई को डाउट आ रहा है यहाँ पे क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टाइल अलग है, चीज वही है। पल्सेस का मतलब क्या है, एक पल्स का मतलब एक वेव, दो पल्स मतलब दो वेव, तीन पल्स तीन वेव, समझ गए। तो पल्सेस एक एक वेव को बताएंगे। कोई डाउट इधर पे क्लियर है सभी को। हाँ फरहान, साइमा, अब देखो हाँ सर। यहाँ पर जब वेव बन रही है तो वेव बनने के लिए दोनों सेम टाइप की है। अगर दोनों सेम टाइप की वेव है तो उनके दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने एंगल का होगा, इन दोनों वेव पैरेलल है, अगर दोनों वेव पैरेलल है तो बनने वाला एंगल 0 डिग्री होता है। कोई भी चीज पैरेलल तो एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का, याद रखो। अब हम लोग देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ टू अपोजिट फेस वेव। तो पहली वेव है y1, दूसरी वेव y2, एक क्रिस कर रही है तो एक ट्रफ कर रही है। अब धीरे धीरे देखो हर एक सेकंड में वो करीब आते जा रहे हैं। अब जारी बात है, दोनों अपोजिट है, तो जब दोनों अपोजिट आपस में मिलेगी तो एक शांत लहरें दिखाई देगी। मतलब तुम्हें कोई लूप बन रहा है, ये आर्टिफिशियल लूप बताते हैं, पर बोलते हैं कि एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गई, दोनों वेव का जो एडिशन है वो डिस्ट्रक्शन हो गया। समझ गए। तो ये कब होगा, जब दो अपोजिट एम्पलीट्यूड की वेव होगी, तब ये वेव क्या करती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस तो आगे बढ़ेगी और जैसी थी वापस से वैसी बन के चली जाएगी। अब ये कब हो रहा है, तो देखो
पहली लाइन कैसे ऊपर है, दूसरी लाइन नीचे, पहली लाइन ऊपर, दूसरी लाइन नीचे, कितने का एंगल बनना चाहिए? तो पहली लाइन का एंगल 90 का बन रहा है, नीचे का भी एंगल 90 का बन रहा है, यानी टोटल 180 के एंगल पर वेव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर नॉइज कैंसलेशन करना है तो आपका जो डिवाइस है उसके अंदर कौन से टाइप की वेव होनी चाहिए? अपोजिट टाइप की वेव होनी जरूरी है, ताकि बैकग्राउंड के नॉइज को वो कैंसिल कर सके। अगर आपके वॉकमैन में कंस्ट्रक्टिव वेव है तो आपके वॉकमैन में आवाज बहुत अच्छी आएगी, बैकग्राउंड को छोड़कर आपके म्यूजिक सॉन्ग की आवाज भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, बाकी आवाज नहीं आएगी। तो दोनों वे प्रेजेंट होती है जो अच्छे डिवाइस होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियर एकदम हाई बोलते हैं ना, वूफर के साथ बेस के साथ आवाज मिलती है। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ पे? दोनों कॉन्सेप्ट में सिंपल है, यही चीज हाँ था सर। पर इसको अलग स्टाइल से दिया हुआ था, ठीक है, इसी वजह से मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन वेव, ठीक है। तो हम लोग आप ही नेक्स्ट पे आ गए। अभी यहाँ पे चलो एम्पलीट्यूड हम लोग को क्या पता करना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड पता करना है रिजल्टेंट वेव का, उससे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उसका। तो देखो अभी यहाँ पे ब्ला ब्ला लिखा है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ डायरेक्टली बताता हूँ क्या हो। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है डिस्टेंस जीरो, हो रहा है कि मान लो कि आपके पास दो वेव है जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। देखो फ्रिक्वेंसी का काम क्या है कि आपका वेव कितनी बड़ी होगी वो उसको बताता है, ठीक है, वो डायरेक्शन किसी चीज को नहीं बताता। आप जैसे मान लो कि आपके पास JBL का वॉकमैन है, तो उसमें क्वालिटी क्या है, और सादे चाइना के वॉकमैन में क्या डिफरेंस होता है? साउंड की क्वालिटी का, उनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है, बाकी जो वॉकमैन आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं होती। तो फ्रिक्वेंसी का लेना देना, साउंड कितना ज्यादा बूस्ट करेगा वो है, ठीक है। इसलिए वो तो बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी सेम है पर इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एक का A1 है एक का A2, ठीक है। और बोल रहा है कि लेट देयर द वेव डिफरेंट फेस, और इनका जो फेस का भी डिफरेंट है, वो फेस डिफरेंट अपने पाई लिया, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव इज x इक्वल टू 0 इज गिवन। मतलब क्या है बोलने का कि जो पहली वेव है ना वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, समझ गए, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। अगर मीन से स्टार्ट हो रही है तब इसके फेस का एंगल क्या रहेगा? 0। तो उस बेस पे इक्वेशन क्या बन रही है? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। समझ में आया? अब क्वेश्चन है सर ये इक्वेशन कैसे बनी? दूसरी जो वेव है वो इस वेव के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, समझ गए? तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है, और दूसरा चीज अपोजिट तो आ रही है, और दूसरा ये मीन से नहीं आ रही है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से बन रही है। देखो मैंने वापस से इसलिए ड्रॉ किया बताने के लिए कि ऊपर से बन रही है, यानी इसकी जो वैल्यू है फाई की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो है। इसलिए हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये दोनों जो वेव है ये एक जगह पे तो मीट करेगी, बराबर, तो वो मीटिंग का टोटल डिस्टेंस जब वो मीट कर रही है आपस में, तो वेव बढ़ेगी या घटेगी, उसका अपने को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाना। समझ गए? किसी को कोई डाउट? स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? हाँ फरहान, साहिमा, नहीं सर। सलमान, फैज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझा तो आगे से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। क्या करो, दोनों वेव को ऐड कर दो, टोटल निकालो, यही तो होता है सुपरपोजिशन में। दोनों को ऐड करते हैं तो ये का A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? ये वाला पार्ट तो एज इट इज है। A2 साइन ओमेगा टी में इसने फॉर्मूला अप्लाई किया, किसका? A प्लस बी का। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो जरा A2 साइन हाँ ओमेगा टी कॉस फाई, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? साइन ओमेगा टी ये कॉमन दिख रहा है इधर पे और इधर पे, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। अनकॉमन क्या है? कॉस है ना, तो वो अंदर आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, ब्रैकेट के बाहर आएगा साइन ओमेगा टी। कौन सा पार्ट अपन ने टच नहीं किया? ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लोग कंसिडर करेंगे A कॉस थीटा, और A2 साइन फाई को कंसिडर करेंगे A साइन थीटा। देखो कुछ किया नहीं, सिर्फ अजम्पशन किया है, लेट किया है, सपोज छोटा करके लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं। चलो जो अजम्पशन किया उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यह जगह y इज इक्वल टू A कॉस साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आप दोनों इक्वेशन जरा ध्यान दो, ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन नहीं दिख रही, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सबको पता होगा ये फॉर्मूला। तो ये बनी अपनी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जिसमें फ्रिक्वेंसी क्या है? सेम है, फ्रिक्वेंसी को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, दोनों वेव इंटरफेयर हो रही है,
तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये आपने जो कंसिडर किया ना ऊपर, ये वाला भाग, इसी इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड भी करो। क्या करने बोला समझ में आ रहा है, स्क्वायर करो और ऐड भी करो। देखो राइट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा नीचे वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट वाले पार्ट को भी स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है अरमान, फरहान? इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन लो, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है अरमान, 1 होती है, बराबर ना? तो वो तो गया, सिर्फ ए स्क्वायर बचा। अब राइट हाँ साइड में आते हैं, राइट साइड में क्या, a1 प्लस a2 कॉस स्क्वायर। ये जरा ध्यान दो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है कि नहीं, इसमें बन सकता है ना? तो लिखा है देखो, a1 हाँ स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइ a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ। राइट वाले को एज इट इज लिखा है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर दिख रहा है तुमको, ये राइट में, इसको ये सॉरी लेफ्ट में, इसको राइट साइड ले, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। कुछ भी मत करो, सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दो बस। अब बोलेंगे सर ये कहाँ गया, ये वाला भाग कहाँ है, तो जरा ध्यान देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाइ क्या हो जाएगा, 1। हाँ सर, वो 1 हो यहाँ जाएगा पे और सिर्फ A2 ए स्क्वायर टू सिर्फ स्क्वायर ही बचा है। बचेगा। तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। जरूरत ही नहीं थी वापस से समझने की, बराबर ना? चलो कोई बात नहीं, समझ ले तो क्या इशू है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केस देखते हैं। पहला केस में कंस्ट्रक्टिव वेव कब बनती है, जब फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। चलो इस इक्वेशन में हम फाई की जगह क्या रखेंगे, 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है अरमान, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। समझा सर अरमान? अब ये फॉर्मूला किसका है, a1 प्लस a2 स्क्वायर का है, a प्लस बी होल स्क्वायर का है ना ये। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, क्या मिला, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया कि जब फेस एंगल 0 होता है तब कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है, और कंस्ट्रक्टिव वेव में एम्पलीट्यूड बराबर होता है, a1 बराबर a2 के इज इक्वल टू a। तो अगर दोनों a बराबर है तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2 है, बराबर के नहीं? तो अगर लिखा है नीचे, तो यानी मेरा एम्पलीट्यूड क्या हुआ, डबल हुआ कि नहीं? डबल का मतलब मैक्सिमम। समझे? कोई को डाउट है? अरमान तो रिप्लाई नहीं दे रहा है। फरहान क्लियर है? साइमा कैस? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट हम लोग हाँ सर। फाई की वैल्यू क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 होता है 0। अगर 180 0 होता है, ये पूरा भाग गायब हो जाएगा, बरोबर? ये पूरा भाग गायब होगा। चलो देखते हैं, अगर ये पूरा भाग गायब हो जाता है, कॉस पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा भाग गायब हो गया, तो क्या बचा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, तो यहाँ पे नहीं मैंने गलत बोल दिया। कॉस 180 की वैल्यू 0 नहीं होती, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 हो जाएगा, तो -2a1 a2। तो -2a1 a2 किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बराबर? इसलिए यहाँ पे a1 माइनस a2 आया। अब हम लोग पहले ही बोलते हैं कि दोनों एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो ऐसे वक्त में a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। समझ गए? तो यहाँ पर जब फाई वैल्यू लोगे तब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, 0। 0 कब आएगा, जब आपकी कौन से टाइप की वेव होगी, कैसी वेव होगी, डिस्ट्रक्टिव वेव होगी। तो डिस्ट्रक्टिव वेव में आपको 0 मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव वेव में आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी बेस पे समझते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है ना, वो एम्पलीट्यूड का हमेशा दुगना होती है। दुगना को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर से। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आपकी इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब दोनों एम्पलीट्यूड एडिशन फॉर्म में होंगे। आपकी इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी, जब आपके दोनों एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्शन फॉर्म में होंगे। समझ में आया? कोई को डाउट यहाँ पे? हम लोग ने देखो पूरे पार्ट कवर कर लिए, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके थे, यहाँ पर कोई और डीपली देख लिया। समझ गए ना? कोई को डाउट? साइमा, फरहान, अरमान, कहीं क्लियर है? नहीं नहीं सर। सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्टेशनरी वेव, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग देख लेंगे अपना नोट से देख लेंगे यहाँ, क्योंकि ये वाला मैंने टेक्स्ट, ये वही है, ये नोट से देख लेंगे आगे वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं।